हेलो माय डियर फैमिली, आज मैं आपको कराने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड पार्ट फर्स्ट मैं करा चुका हूं। इसका लिंक ये आई बटन में आ रहा है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप पार्ट फर्स्ट देखिए, उसके बाद ही आप सेकंड पार्ट देखिए। मैंने ये चीज नोटिस करी है कि स्टूडेंट्स में जो वर्ड्स प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो प्लीज डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। थ्योरी वाले क्वेश्चंस का जो डर है ना आपके अंदर, वो बिल्कुल खत्म कर दूंगा। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि मैं आपके बिल्कुल साथ हूं। मैं सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ओके, आइए फिर स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसे देख लीजिए। मैं आपको समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल प्लॉट है। देखिए रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल एक ऐसा 2D फिगर है। कैसा फिगर है? 2D फिगर है जिसके अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल कि एक रेक्टेंगल है, ये क्या है? एक रेक्टेंगल। तो इसकी जो अपोजिट साइड होंगी आपस में इक्वल होंगी, यानी कि ये वाली जो साइड होगी, ये वाली साइड वो इस वाली साइड की इक्वल होगी, और ये वाली जो साइड होगी वो इस वाली साइड की इक्वल होगी। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये एक रेक्टेंगल है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि 10 है तो ये भी 10 होगी। अगर मैं बोलता हूँ ये 5 है तो ये भी 5 होगी। क्लियर है ना? तो यही होता है रेक्टेंगल। तो इसका जो एरिया है, ठीक है ना, एरिया है वो हमको क्वेश्चन में दे रखा है। आप देख लीजिए जो एरिया है वो कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है? 528, यानी कि 528 मीटर स्क्वायर हमको रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है। और एक साथ में कंडीशन भी दे रखी है। देखिए पहले आप ये समझिए कि एरिया क्या होता है। एरिया वो होता है जो, जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरा ये हाथ है, मेरा हाथ जितना भी पार्ट कवर कर रहा है, फॉर एग्जांपल जितना पार्ट ही कवर कर रहा है वो इतना एरिया कवर कर रहा है। यानी कि मेरा हाथ, मैंने हाथ रख दिया ना, तो जो मेरा हाथ है जितना पार्ट कवर कर रहा है, जितनी जगह कवर कर रहा है, वही है एरिया। आई बात समझ में? तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है? जो अंदर वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये अंदर वाला पार्ट जितना भी है वही है रेक्टेंगल का एरिया। तो जो अंदर वाला पार्ट है उसकी यूनिट, यानी उसका जो नंबर है वो हमको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, द लेंथ ऑफ दिस द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि कहने का मतलब है कि लेंथ और ब्रेथ जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमको अपनी तरफ से लेट करनी पड़ेगी और कंडीशन के अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है, ठीक है ना, जो प्लॉट की जो लेंथ है वो ब्रेथ से एक ज्यादा है और ट्वाइस भी है। ठीक है ना, एक ज्यादा है और ट्वाइस भी है। यह भी आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए जो ये कंडीशन दे रखी है वो एक लेंथ के लिए दे रखी है। किसके लिए दे रखी है? लेंथ के लिए। ब्रेथ के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, तो हमने ब्रेथ को ले लिया x। क्या ले लिया जी? ब्रेथ को हमने x ले लिया। ओके ना, ब्रेथ को हमने ले लिया x। अब देखिए लेंथ की कंडीशन क्या है। तो इसमें कह रहा है कि द लेंथ, तो ठीक है लेंथ है भाई, ओके, ऑफ द प्लॉट इज का मतलब होता है इक्वल टू। तो लेंथ इक्वल टू, याद रखिएगा लेंथ ये लिखा है, इज का मतलब मैथमेटिक्स में इक्वल टू होता है। रट लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। इज का मतलब इक्वल टू होता है 1। फिर क्या लिखा है? 1, तो मैंने लगा दिया 1। फिर मोर का मतलब मोर देन का मतलब होता है प्लस। क्या होता है? प्लस। याद रखिएगा अगर यहाँ पे प्रोडक्ट होता प्रोडक्ट तो मल्टीप्लाई लगाता, ठीक है ना। अगर यहाँ पे होता सम तो भी मैं प्लस लगाता। अगर यहाँ पे डिफरेंस होता तो मैं माइनस लगाता, लेकिन मोर देन है तो मैं प्लस लगाऊंगा। अगर लेस देन होता, क्या होता? लेस देन। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लेस देन का बन सकता है, तो क्या होता? माइनस होता। लेकिन मोर देन, तो मोर का मतलब होता है मैथमेटिक्स में प्लस। फिर ट्वाइस का मतलब है 2। क्या है? 2। फिर ब्रेथ क्या है? ब्रेथ तो हमने क्या ली? x, तो 2x। आई बात समझ में? 2x कैसे आया? फिर से समझाता हूं। तो लेंथ है, लेंथ, ठीक है, लेंथ लिखा है। फिर इज का मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है, 1 का मतलब 1। फिर मोर देन का मतलब प्लस होता है मैथमेटिक्स में। ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब ट्वाइस इट्स ब्रेथ का मतलब 2, और ब्रेथ कितना है? x। यानी कि जब भी ट्वाइस आएगा, थ्राइस आएगा, इस तरीके का आएगा, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, आई बात समझ में? तो हमेशा क्या होगा कि जो भी कंडीशन दे रखी होगी उसके साथ, अगर ट्वाइस है तो 2 की मल्टीप्लाई, थ्राइस है तो 3 की मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स है तो 2 की मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स है तो 3 की मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स है तो 4 की मल्टीप्लाई। यानी कि ट्वाइस, थ्राइस, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स ये मल्टीप्लाई को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? मल्टीप्लाई को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे जो ट्वाइस है वो ट्वाइस का मतलब होता है 2 के साथ मल्टीप्लाई भी लगी है। ब्रेथ है तो ब्रेथ तो हमारा कितना है? x है, इसलिए 2 और x की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी जी? हाँ, वो 2x हो जाएगी। तो 1 + 2x आ गई इसकी लेंथ। आई बात समझ में? अब देखिए हम क्या करेंगे, फटाफट हमारा क्वेश्चन खत्म। तो देखिए हमको पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है L × B, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हम सबने पढ़ा है, अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप देख लीजिए। हमने एरिया का फॉर्मूला भाई क्यों लगाया? क्या जरूरत पड़ गई एरिया का फॉर्मूला लगाने की? ऐसे लगा दिया? ऐसे नहीं लगाया।
एरिया हमको क्वेश्चन में गिवन है 528, इसलिए हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया। अगर यहाँ पे पेरीमीटर गिवन होता तो हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते। एरिया गिवन है तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा रहे हैं। एरिया कितना है 528, तो इस एरिया के प्लेस पे 528 ओके इक्वल टू ओके एल। लेंथ कितनी है जी? लेंथ तो 1 + 2x है, 1 + 2x ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर लिया, मल्टीप्लाई बी। ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ तो हमारी x है, तो ब्रेथ के प्लेस पे x। आई बात समझ में? बस खत्म क्वेश्चन। आप सॉल्व करेंगे, देखिए 528 ऐसे ही है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए ओके, इक्वल टू ऐसे छोड़ दीजिए। अब हम क्या करेंगे, x की पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर x की मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, यानी कि x बारी मल्टीप्लाई करेगा। पहले x 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो x बन जाए x, फिर प्लस, फिर x 2x से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x²। नहीं समझ में आया 2x²? समझाता हूं। 2x की x से मल्टीप्लाई, ओह शिट, तो 2x की x से मल्टीप्लाई ओके। तो देखिए 2 तो ऐसा ही है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर अकेला है तो अकेला लिख लिया। अब x और x की मल्टीप्लाई देखिए कैसे करूंगा। देखिए यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1, पावर कितनी है? 1, तो जो x है यहाँ भी x, मैंने x यहाँ लिख लिया। अब जो 1 पावर है ऐड हो जाती है, तो 1 और 1 कितना होगा जी? होगा 2। क्यों ऐड होगी? उसका भी रीजन होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या लगी है? मल्टीप्लाई। अगर दो वेरिएबल्स के बीच में सेम वेरिएबल एक जैसे होनी चाहिए, एक्स वाई नहीं होने चाहिए, एक्स वाई ऐसे नहीं होने चाहिए, एक्स वाई वाई जेड जेड ए बी ऐसे। तो सेम वेरिएबल के बीच में अगर मल्टीप्लाई लगी तो उनकी जो पावर्स होंगी ऐड हो जाती हैं। तो एक्स ये एक्स हो गया और 1 कितना हो गया? 2, तो 2x²। तो ऐसे ही आया है 2x²। क्लियर है ना बात? अब हमने अच्छे से पढ़ रखा है कि हम क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। मैंने अपने फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था, फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए। तो हम उसको इसी में कन्वर्ट करेंगे, = 0 में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे पहले ये लिखा है 2x² + x, हम लिख लेते हैं। पहले हमने लिख लिया 2x², कोई दिक्कत नहीं, फिर लिख लिया x, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना? हमने इसे पहले लिख लिया, इसे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो ये 528 है वो = के इधर ले आएंगे। इधर है ना, ये = के इधर है, इधर, तो हम = के इधर ले आएंगे। देखिए इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके आगे क्या लगा है? जी हाँ, लगा है प्लस। तो प्लस वाली चीज इधर उठ के आएगी, क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। याद रखिए, अगर माइनस लगा होता तो प्लस हो जाता, प्लस लगा है तो माइनस। = के इधर उधर अगर कोई वेरिएबल या कोई नंबर जाता है तो साइन चेंज जरूर करता है, इसे याद रखिएगा। तो इसने अपना साइन चेंज करा है। अब देखिए क्या हो गया, इधर तो कुछ बचा नहीं, तो इक्वल टू में क्या बचा? 0। तो मैं लिख दूं, बिल्कुल लिख सकता हूँ =0, लेकिन =0 यहाँ पे कुछ मजा नहीं आएगा, तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ =0। तो यही है हमारा आंसर। आप पीछे चेक करिए, यही आंसर आ रहा होगा। इसको सॉल्व भी मैं करवाऊंगा। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा अगले पार्ट से। अगला जो 3rd पार्ट आएगा इसका, तो मैं इन सारे जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके भी आपको दिखाऊंगा, उसका आंसर भी लाऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी आपके एनसीईआरटी में यही आंसर है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप करूंगा। फाइनल आंसर यही, आप चेक कर सकते हैं, और इनको सॉल्व करने का तरीका भी मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, वो कितनी है? 306। आई बात समझ में? अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आखिरकार होता क्या है। समझिए बात ध्यान से, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। आइए समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, पहले इसको समझ लेते हैं हिंदी इसकी। देखिए इसका मतलब होता है क्रमशः, ऐसे नंबर जो क्रमशः चले, लाइन से चले। नहीं समझे? आइए समझाता हूं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 2, फिर लिखा 4, फिर लिखा मैंने 6, फिर लिखा मैंने 8, फिर लिखा मैंने 10 ... यानी चलता जा रहा है। अब इनके बीच का डिस्टेंस देखिए, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 2 2 2। भाई 2 2 है, 4 में से 2 माइनस करिए 2 बचेगा, 6 में से 2 4 माइनस करिए 2 बचेगा, 8 में से 6 माइनस करिए 2 बचेगा, 10 में से 8 माइनस करिए 2 बचेगा। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनका जो डिफरेंस होता है, जिनके बीच का जो गैप होता है, डिफरेंस होता है, वो बराबर होता है, उसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। यहाँ पे पॉजिटिव है तो मैं जितने भी नंबर लूंगा वो सब लूंगा प्लस। क्या लूंगा? प्लस। अगर यहाँ पे निगेटिव होता तो मैं सारे माइनस ले लेता। आई बात समझ में? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 100, फिर लिखा मैंने 200, फिर लिखा मैंने 300, फिर लिखा मैंने 400। ओके, अब देखिए इनके बीच का जो गैप है यानी डिस्टेंस है, ओके, डिफरेंस है, डिस्टेंस नहीं सॉरी डिफरेंस है। तो देखिए 200 में से 100 माइनस होगा तो 100 बचेगा,
300 में से 200 माइनस होगा तो 100 बचेगा, 400 में से 300 माइनस होगा तो 100 बचेगा। तो देखिए इनका बीच का देखिए जो डिफरेंस आ रहा है वो बराबर आ रहा है। तो ऐसे नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस बराबर होता है वो होते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। तो यही है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। तो हमको क्या करना पड़ेगा? दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेट करने पड़ेंगे, फिर उनका प्रोडक्ट 306 हमको दे रखा है, बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्या करते हैं फटाफट से। तो पहला जो हमने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लिया है वो लिया है x। क्या लिया है? x। ओके, मैंने ले लिया पहला x। अब आप सोचेंगे कि सेकंड आप बाई ले लीजिए। नहीं जी, बाई नहीं लेना है, समझाता हूं क्या है। इन क्वेश्चंस की यही ट्रिक होती है। फिर मैंने ले लिया x+1। मैंने क्या लिया? x+1। अब आप ये नोटिस करिए कि अगर यहाँ पे थर्ड होता, क्या होता? कोई थर्ड होता तो क्या हो जाता? x+2। क्या हो जाता? x+2। फर्स्ट x है, सेकंड x+1 है, थर्ड अगर होता, जो है नहीं, अगर होता तो x+2 हो जाता। ओके, अब इसी चीज को समझते हैं कि x क्या है, x+1 किस तरीके से मैंने लिया है। पहले मैंने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या लिया है? x लिया है, फिर मैंने x+1 लिया है। अगर अगला होता तो x+2 होता, फिर होता तो x+3 होता, यही होता ना। क्लियर है ना? अब इनके बीच का गैप देखिए, x-1 -x। भाई इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, जैसे अभी मैंने किया था, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो देखिए x+1 में से x को माइनस करेंगे तो x से x कैंसिल, क्या बचा? जी हाँ, 1 बचा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया? 1 आ गया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, x+2 और x+1 के बीच का डिफरेंस देखिए। x+2 देखिए ऐसा ही है, जब हम माइनस लगेगा, ओके ना, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। ओके, x+2 मैंने ये लिख दिया। x+1 मैं जब लिखूंगा यहाँ पे तो साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो ये जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो ये प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए x से x कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का था। 2 - 1 कितना होता है? 1। देखिए फिर 1 आ गया। ऐसे आप जब इन्हें सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो भी 1 ही आएगा। तो आपने देखा जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन सबके बीच का, तीनों के बीच का, वो कितना आ रहा है? 1, यानी कि बराबर आ रहा है। ऐसा तो नहीं है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, ऐसा नहीं है। 1 1 1 1 1 यानी कि बराबर आ रहा है। इसलिए मैंने ये दोनों ही लिए हैं। आप इसे याद रख लीजिए। आपको कोई दो ऐसे लेने हैं जिनके बीच का गैप, ठीक है ना, हमेशा बराबर हो, जिनके बीच का डिफरेंस बराबर हो। आप कोई तीसरा नंबर एज्यूम कर लीजिए, उन तीनों के बीच को इसी तरीके से चेक करिए। नंबर अगर बराबर आ गया तो हमारा सही है, वरना सही नहीं है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा, आप यही नंबर हमेशा लीजिए। जब भी आपके सामने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का क्वेश्चन आएगा, पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव नहीं आता है, ठीक है, नेगेटिव कभी नहीं आता है। तो आप x+1, अगर 3 आ जाए तो x+2, अगर 4 आ जाए तो जी हाँ, ओके, x+3। ओके, क्लियर है ना बात? अब आपसे कह रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, वो कितना है? 306। तो पहला क्या है? x। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जी हाँ, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या है? दूसरा x+1, यानी कि दोनों इंटीजर का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लाई है, वो कितना है? 306। आई बात समझ में? क्लियर है ना? अब हम क्या करेंगे? x की x से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो गया? x²। x की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? x। याद रखिएगा इसी तरीके से होती है, पहले x इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर x इससे मल्टीप्लाई करेगा। तो x की x से मल्टीप्लाई x², मैंने भी समझाया था आपको कि x से x की मल्टीप्लाई x² होती। क्यों होती? क्योंकि इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर क्या है? 1 है। और ये देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मैंने लिख लिया x। इन दोनों के बीच लगी है मल्टीप्लाई, तो जो पावर्स है वो ऐड हो जाती हैं। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? जी हाँ, 2। इसलिए ये x², x की 1 से, तो x बन जा x = 306। ओके, अब जो 306 प्लस का उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा? जी हाँ, वो हो जाएगा माइनस का, क्योंकि मैंने बताया था आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। ax² + bx + c = 0। यही होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही हमारा आंसर। आप चेक कर लीजिए। आप इसको जरा समझिए बात ध्यान से। ऐसा होता है अगर हम इसकी कंपेयर करें, देखिए इसकी जो कंपेयर है वो हम बताता हूं मैं आपको किस तरीके से करते हैं। इसकी अगर कंपेयर मैं करूं तो मैं किससे कंपेयर करूंगा? मैं इससे करूंगा ax² + bx + c = 0। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने अपने पार्ट 1 में समझाई थी। ओके, अब देखिए अगर इसकी कंपेयर करें तो x² के आगे क्या है? a। यहाँ पे x² के आगे क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब 1 होता है, तो a की वैल्यू 1 है। ओके, यहाँ पे x के आगे क्या है? b। यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब 1 होता है, तो v की वैल्यू कितनी होगी? जी हाँ, 1। लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, ये कोई पेपर वाली चीज नहीं है। अब देखिए यहाँ पे c के प्लेस पे क्या है? माइनस का 306। जी हाँ, ये माइनस के साथ है तो माइनस का लेना पड़ेगा। देखिए हमने कंपेयर करके ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल दी, यानी कि हमका ये तो कंफर्म हो गया है, जो ये है ax² + bx + c = 0, वो यही वाली फॉर्म है। जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे
तो आपको ये फॉर्म लानी बहुत जरूरी है। अगर ये फॉर्म नहीं मिलेगी तो क्वेश्चन रॉन्ग होगा। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन फोर्थ के थर्ड पार्ट की। देखिए क्वेश्चन फोर्थ का थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसे देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं बहुत अच्छी तरीके से। देखिए एज वाले क्वेश्चंस हैं, जी हाँ एज वाले, इसमें एक खास बात होती है, मैं आपको समझाता हूं वो खास बात क्या है। देखिए जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम हमेशा प्रेजेंट एज को लेट करते हैं। आइए समझाता हूं। देखिए इस क्वेश्चन में दो व्यक्ति हैं, दो लोग हैं। पहला तो है रोहन, ओके, दूसरा है रोहन की माता जी यानी कि रोहन की मदर। तो दो लोग, एक से रोहन फिर दूसरी रोहन की मदर यानी कि रोहन की माता जी। तो हम क्या करेंगे कि रोहन की एज हमको क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है, तो हम क्या करेंगे रोहन की प्रेजेंट एज हम लेट कर लेंगे। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू एक्स। तो रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो हमने कितनी लेट कर ली, एक्स। याद रखिएगा हमेशा प्रेजेंट एज ही लेट करेंगे। क्वेश्चन अगर एज वाला एग्जाम में आया है आपके तो आंखें बंद करिए और प्रेजेंट एज यहां लिख दीजिए, ये पक्का बिल्कुल मान लीजिए, ओके ना। तो जो रोहन की प्रेजेंट एज है हमने कितनी ले ली, एक्स ले ली, ठीक है। अब जो रोहन की मम्मी की एज है उसकी कंडीशन हमको क्वेश्चन में दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है, जो रोहन की मम्मी है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। कितने साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है। ऑब्वियसली मम्मी है तो रोहन से तो बड़ी होंगी ही। तो जब रोहन की एज हमने एक्स ली है तो उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26। नहीं समझ में आया, आइए समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी एज 15 साल है, 15 साल है और आपकी मम्मी आपसे 20 साल बड़ी है, तो आपकी मम्मी की एज कितनी हो गई जी, 15 में 20 ऐड ही तो कर देंगे ना। तो 15 में क्या करेंगे, 20 ऐड कर देंगे, आप बोलेंगे ठीक है ना। तो आपने 35 साल आपने दिमाग लगा लिया, 15 में आपने 20 ऐड किया, 35 साल हो गया। तो ऐसे ही रोहन की एज हमें पता नहीं है, आपको अपनी एज पता है कि 15 साल है, आपने अपनी मम्मी की 20 साल एज बढ़ा के उसमें ऐड कर दी। तो हमको रोहन की एज पता नहीं, तो हमने कितनी ले ली, एक्स ले ली। अब रोहन की जो मम्मी है वो एक्स से यानी कि रोहन से कितने साल बड़ी है, 26 साल बड़ी हैं, तो x प्लस 26। अगर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नंबर होता तो आपको ये बात और अच्छे से समझ में आती। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे एडिशन का इस्तेमाल हुआ है। अब अगले में कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है आगे कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ बिल्ट 360 यानी कि 3 साल बाद। 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब होता है 3 साल बाद। यहाँ पे जो नाउ का मतलब है वो बाद से है, क्या है, बाद। याद रखिएगा ये बाद लिखा है हिंदी वाला, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, बाद लिखा है, बाद, ओके ठीक है ना। नाउ का मतलब होगा यहाँ पे बाद में। तो 3 years फ्रॉम नाउ, इन दोनों एज का जो प्रोडक्ट होगा यानी कि मल्टीप्लाई होगी कब, 3 साल बाद। 3 साल, 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब 3 साल बाद कितनी होगी, 360। आइए समझाता हूं। देखिए रोहन की एज कितनी है, अभी कितनी है, एक्स है। अभी आपसे क्या कह रहा है, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। तो ऑब्वियसली 3 साल के बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3। भाई यही तो होगी, समझे कि नहीं। मैं आपसे कहूं अभी आपकी 15 साल है और 3 साल के बाद आप कितने साल के हो जाओगे, तो आप बोलोगे 20 साल बोलोगे ना, ठीक है ना। तो रोहन अभी कितने साल का है, एक्स साल का। तो 3 साल फ्रॉम 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद कितने का हो गया, एक्स प्लस 3 का। अब भाई रोहन 3 साल के बाद बढ़ गया तो उसकी मम्मी क्या वहीं पर रहेंगी, उसकी मम्मी की एज भी तो बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। भाई रोहन अभी x साल का है, 3 साल के बाद x प्लस 3 का हो गया, तो उसकी मम्मी ऐसा तो नहीं कि वो 30 साल के, तो 3 साल के बाद भी 30 साल की है, 3 साल के बाद 33 साल की हो जाएंगी, यानी कि उनकी भी एज बढ़ेगी। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रोहन की मम्मी की एज भी बढ़ानी पड़ेगी। तो x प्लस 26 तो थी ही, और इसमें कितनी ऐड हो जाएगी, जी हाँ 3 ऐड हो जाएगी। यानी कि जो 3 years फ्रॉम नाउ है वो रोहन पे भी अप्लाई होगा और उनकी मम्मी पे भी अप्लाई होगा। रोहन और उनकी मम्मी साथ साथ ही बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि रोहन बढ़ता जा रहा है उनकी मम्मी वहीं पे, ऐसा नहीं होगा। अब आपसे कह रहा है कि द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे सम होता यानी कि एडिशन या सम होता तो प्लस लगता, डिफरेंस होता तो माइनस लगता, प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई। बिल बी का मतलब होता है मैथ में इक्वल टू, होगा इसका मतलब होगा, यानी बिल बी का मतलब इक्वल टू से याद रखिए, बिल बी आ जाए, इज आ जाए, बाज आ जाए, हैज आ जाए, हैव आ जाए, इक्वल टू लगा देना है आंखें बंद करके। फिर कितना है 360, तो 360, ओके। अब इस क्वेश्चन को देखिए करते हैं, x प्लस 3 हमारा ऐसा ही है, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखिए x प्लस 26 और 3 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जी हाँ 29, ओके, इज इक्वल टू 360, ओके, क्लियर है बात। अब देखिए हमको वही अपना तरीका इस्तेमाल करना है जो हमने सिखाया था आपको। x से पहले इस वाले x की मल्टीप्लाई, फिर x के 29 की मल्टीप्लाई। तो x की x से मल्टीप्लाई, जी हाँ अभी मैंने बताया था कितना होता है, जी हाँ x स्क्वायर। स्किप मत करना वरना बहुत कुछ मिस करोगे। x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर मैंने बताया था अभी। फिर x की 29 से मल्टीप्लाई देखिए कैसी हो जाएगी, 29x, क्योंकि वेरिएबल है, ये नंबर है, कभी मल्टीप्लाई आपस में करेंगे नहीं, तो x और 29 को हम ऐसे ही लिख देते हैं। फिर अब x इससे भी हो चुका, x इससे भी हो चुका, x का काम खत्म। अब बात करते हैं 3 की। तो पहले 3 करेगा x से मल्टीप्लाई, तो 3x, ओके, प्लस
3 के x से निपट चुका है, अब 3 करेगा 29 से मल्टीप्लाई, तो 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, वेरी गुड, इक्वल टू 360। इतना समझ में आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे है छोड़ दीजिए, प्लस ऐसा है छोड़ दीजिए। अब 29x और 3x, अब देखिए दोनों में देखिए सेम वेरिएबल है तो दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी। ओके, तो 29 और 3 कितना हो जाएगा जी, हाँ 32, x और x है तो x लिख लिया, प्लस प्लस लिख लिया, 87 लिख लिया। आप समझिए बात ध्यान से, हमको ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म जो होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वल टू में क्या होता है 0, तो इसके भी इक्वल टू में 360 नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये चीज उधर चली जाएगी तो माइनस की हो जाएगी 360, ओके, इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना, ये प्लस की है ना तब इधर चली गई तो माइनस की हो गई, ये बात हमें अच्छे से पता है। अब देखिए क्वेश्चन आगे करते हैं फटाफट से। अब एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखे रहने दीजिए, ठीक है, प्लस 32 लिखा है, प्लस 32x लिखे रहने दीजिए, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 87 माइनस 360, 87 माइनस 360। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं इस कैलकुलेशन में, बहुत बच्चे करते हैं, आप मत करिए, मैं समझा देता हूं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए इसके 87 के आगे क्या है प्लस, इसके आगे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस, जी हाँ माइनस, तो इन दोनों का होगा माइनस। तो 360 में से जब 87 माइनस होगा तो देखिए क्या होगा, देखिए 360 में से 87 माइनस होगा तो कैरी लिया, 10 में से 7 गया, जी हाँ 3 बचा, यहाँ कितना बचा 5, तो 15 में से 8 गया, कितना बचा, 15 में से 8 गया तो बताइए कितना बचा, 5 6 7 7 बचा और ये बचा 2, यानी कि 2 कितना बचा 273। ओके, तो प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों का जो था माइनस हुआ, ये वाला माइनस ये दिखाता है कि इन दोनों का माइनस होगा, यानी सब्ट्रैक्शन होगा। बड़ा नंबर इन दोनों में से कौन सा, बड़ा नंबर इन दोनों में से है ये, इसके आगे क्या लगा, इसके आगे लगा है माइनस, तो मैंने क्या लगा दिया इसके आगे माइनस, तो ये आ गया हमारा इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ गया माइनस का 273 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। आई बात समझ में, प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों का माइनस, तो इसमें से इसको माइनस किया, ये आ गया, बड़े नंबर के आगे क्या है माइनस, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया माइनस, तो हमारा ये आ गया। ओके, आई बात समझ में, तो बस यही हमारा आंसर है, आगे सॉल्व नहीं करना है। देखिए यही आपका आंसर पीछे दे रखा है, यहीं तक हम सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा, वेट करिए, अगले वीडियो में इसको सॉल्व करने का आपको तरीका बताऊंगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ओके, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख लीजिए उसे, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए एक ट्रेन है जो टोटल डिस्टेंस कवर करती है, यानी टोटल दूरी कवर करती है, कितनी कवर करती है 480 किलोमीटर, ठीक है ना। कोई ट्रेन है वो चले जा रही है ट्रैक पे और वो 480 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर करती है, पूरी जर्नी की 480 किलोमीटर ये क्वेश्चन में दे रखा है, और वो किसी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है ऐसी स्पीड जो चेंज नहीं हो रही। अगर मान लिया वो 50 की स्पीड से चल रही है तो वो 50 की स्पीड से चली जा रही, अगर मान लिया वो 60 की स्पीड से चल रही तो वो 60 की स्पीड से चली जा रही, तो यही होता है यूनिफॉर्म स्पीड। तो ज्यादा इसका यूनिफॉर्म देखिए वर्ड बस दे रखा है, इसका कोई खास मतलब नहीं है। ओके ना, ये चीज आपको ज्यादा समझनी नहीं है, आपको समझना है कि मैं समझाता हूं। तो जो टोटल डिस्टेंस आपको दे रखी है वो दे रखी है 480 किलोमीटर, क्लियर है ना। अब आपसे कह रहा है कि भाई कोई डिस्टेंस है ना 480 किलोमीटर, तो जो ट्रेन है किसी स्पीड से चल रही है, ठीक है ना, किसी स्पीड से। आप क्वेश्चन में देखिए स्पीड नहीं दे रखी है, क्लियर है ना। अगर क्वेश्चन में जो चीज नहीं दे रखी है उसको हमको लेट करना पड़ेगा, तो हमने कितना लेट कर लिया स्पीड को, x किलोमीटर पर हॉवर। आप x y z जो मनो वो करिए, आपकी मर्जी, कोई वेरिएबल ही होना चाहिए। तो स्पीड हमने कितनी लेट कर ली, तो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर हॉवर, ये हमने स्पीड लेट करी अपनी तरफ से। ओके, अब आपसे कह रहा है कि इसकी स्पीड जो है कुछ कम हो गई, कितनी कम होगी, लेस स्पीड, यानी उसमें देखिए क्वेश्चन में लिखा है लेस स्पीड, उसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर हॉवर कम हो गई। कितनी कम हो गई, 8 किलोमीटर पर हॉवर। पहले उसकी स्पीड कितनी थी, x थी, अब जो ट्रेन की स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर हॉवर कम हो गई, यानी कि अब उसकी हो गई x माइनस 8। आइए समझाता हूं आपको एग्जाम्पल के थ्रू। आप मान लिया बाइक लेके दौड़े जा रहे हो 20 किलोमीटर पर हॉवर की स्पीड से, बाइक लेके कौन सी स्पीड से जा रहे हो, 20 किलोमीटर पर हॉवर की स्पीड से। मैंने कहा कि आपकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर हॉवर लेस हो गई, लेस का मतलब कम हो गई, तो आपकी स्पीड कितनी हो गई, आप बोलेंगे 15, भाई 20 से आप जा रहे थे 5 लेस हो गई, यानी कि लेस का मतलब क्या हो गया, कम हो गई। तो 20 माइनस 5 कितना हो गया, जी हाँ 15 हो गया, यानी 15 हो गया। तो जो 15 आया कैसे, टोटल स्पीड कितनी थी 20 थी, 5 आपकी लेस हो गई, तो 20 माइनस 5, तभी तो 15 आया ना। ओके,
तो पहले ट्रेन की स्पीड कितनी थी, x थी। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो उसकी स्पीड लेस हुई है, कम हुई है, वो कितनी कम हुई है, 8 किलोमीटर पर आवर। पहले उसकी स्पीड x थी, अब उसकी 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, तो अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस 8। पहले x की स्पीड से जा रहे थे, वही बात है, पहले आप 20 की स्पीड से जा रहे थे, अब आपकी स्पीड जो थी 5 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, तो यानी कि 20 माइनस 5 कितना हो गया आपका, 15। ओके, यहाँ पे तो कोई नंबर था, ओके, तो आपने इजीली सब्ट्रैक्शन कर लिया, बट यहाँ पे नंबर नहीं x है, तो x 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो पहले उसकी स्पीड x थी ट्रेन की, अब उसकी 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, अब उसकी स्पीड कितनी हो गई है, लेस स्पीड x माइनस 8। देखिए यहाँ पे टीचर्स क्या करते हैं ना, बड़ी लंबी थ्योरी लिखवा देंगे, बड़ी लंबी सी थ्योरी लिखवा देंगे, लेस स्पीड पता नहीं क्या क्या लिखवा देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना, लेस स्पीड लिखना, बात खत्म। ज्यादा थ्योरी से कोई मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नंबर पूरे मिलेंगे खचाखच। ओके, तो लेस स्पीड कितनी हो गई, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखिए आपको पता है कि इतनी डिस्टेंस कवर करी, इतनी उसके पास क्या थी, स्पीड थी। अब कोई टाइम भी तो होगा, देखिए क्वेश्चन में टाइम के लिए भी कुछ कहा गया है, तो टाइम भी है, तो हमने क्या कर लिया, टाइम देखिए पर्टिकुलर नहीं दे रखा है, ये नहीं दे रखा है कि उसको 50 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, ऐसा नहीं दे रखा, टाइम की कंडीशन दे रखी है। ओके, जब उसकी स्पीड x थी, ट्रेन की स्पीड कितनी थी, जब x थी, तब उसका टाइम कितना था, तब उसका टाइम था t, यानी कि उसको 480 किलोमीटर जाने में t टाइम लगता था, t हॉवर्स लगता था, t घंटे लगते थे। हमने जो t टाइम है ये भी लेट करा है, क्योंकि पर्टिकुलर नहीं दे रखा है। अब आपसे कह रहा है जब उसकी स्पीड लेस हो गई, कितनी लेस हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड उसकी कम हो गई, यानी कि अब उसकी स्पीड जो हो गई x माइनस 8 हो गई है, तब उसका जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, जी हाँ, तब उसका टाइम लगेगा, सॉरी, टाइम जो लगेगा वो लगेगा उसका t+3। ओके, ये बात समझ में भी नहीं आई होगी, मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि क्या हो रहा है कि आप मान लिया कि 20 किलोमीटर आवर की स्पीड से जा रहे हो, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, तो आपको वहां पहुंचने में मान लिया लगते हैं 1 घंटा, किसी भी जगह पे पहुंचने में लगता है 1 घंटा। ओके ना, आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते जा रहे हो तो आपको 1 घंटा लगता है। ओके, अब आपने क्या कर दिया, अपनी स्पीड कम कर दी, अपनी स्पीड को क्या कर दिया, कम कर दिया। आपकी अब स्पीड हो गई 15, तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा कि अब टाइम कम लगेगा, जी हाँ, आपको टाइम ज्यादा लगेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, अब आपको लग जाएगा, हो सकता है 2 घंटे लग जाएं। अगर आप स्पीड आपकी ज्यादा है तो आपको टाइम कम लगेगा, लेकिन अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो बस यही बात है कि स्पीड उसकी हो गई कम, लेस हो गई, तो टाइम क्या हो गया, जी हाँ, मोर हो गया, बढ़ गया। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि मोर टाइम, कितना बड़ा है टाइम, 3 घंटे बड़ा है। पहले टाइम कितना लग रहा था, जब वो x किलोमीटर आवर की स्पीड से ट्रेन जा रही थी तब उसे टाइम t लग रहा था। ओके ना, लेकिन जब स्पीड कम हुई, कितनी कम हुई, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम हुई, तब उसे टाइम कितना लगेगा, तब उसे 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। ठीक है ना, स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि ठीक उल्टे होते हैं। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है ना, आप बहुत स्पीड से जा रहे हो तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन आप बहुत धीरे 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 जा रहे हो तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो आपकी जब स्पीड x थी तब उसका टाइम t था, ट्रेन का t घंटे में पहुंच जा रही थी, लेकिन आपकी स्पीड कम हो गई, लेस हो गई आपकी स्पीड, तो उसका जो टाइम था 3 घंटे बढ़ गया। ओके, तो आप, और ये जो डिस्टेंस है ये टोटल दे रखी है, डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगी। भाई आप अपने घर से स्कूल जाते हो, ठीक है ना, तो कभी आपको टाइम ज्यादा लग जाता है तो कभी टाइम कम लगता है, ठीक ना, टाइम देखिए चेंज हो रहा है, कभी स्पीड आप बहुत तेज जा रहे हो, कभी आप बहुत धीरे जा रहे हो, स्पीड भी चेंज होगी, लेकिन क्या डिस्टेंस कभी चेंज होती है? ऐसा थोड़ी ना है कि आप सुबह उठे आपका स्कूल 10 किलोमीटर आगे बढ़ गया, स्कूल की डिस्टेंस आपके घर से कभी चेंज नहीं होती। आपका टाइम बढ़ सकता है, कम हो सकता है, आपकी स्पीड बढ़ सकती है, कम हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होती। तो डिस्टेंस जी कभी चेंज नहीं होती। आपका देखिए स्पीड पहले इतनी थी, अब स्पीड इतनी हो गई, पहले टाइम इतना था, अब टाइम इतना हो गया। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है ना, सब कुछ क्लियर हो गया। अब देखिए फटाफट से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन 2 पार्ट में होगा, 2 केस से होगा, तो हमने पहले ले लिया केस, जी हाँ, केस फर्स्ट से करेंगे। आपको अच्छे से एक बात पता है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। होता है कि नहीं होता है? भाई सबने पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालें तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये कैसे हुआ भाई? टाइम ऊपर चला गया, स्पीड नीचे आ गई, आपस में दोनों ने इंटरचेंज कर लिया। देखिए टाइम ऊपर चला गया, ऊपर आ गया, और स्पीड डिस्टेंस के नीचे आ गई, तो डिस्टेंस के नीचे क्या आ गई? स्पीड आ गई। समझ रहे हैं ना आप? अब यही फॉर्मूला हम इन दोनों कंडीशन में लगाएंगे। पहले लेंगे हम केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या लेंगे? जिस स्पीड से ट्रेन जा रही थी उसी का हम टाइम ले लेंगे।
ठीक है ना, तो इसी फॉर्मूले में फिट करेंगे। तो पहले क्या, टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा है जी हाँ, टी लिख लिया, इक्वल टू लिख लिया। फिर डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस तो हमारी चेंज होती नहीं, डिस्टेंस तो यही है 480, ओके ठीक है। स्पीड कितनी लग रही है, जब उसे टाइम लग रहा है टी, तो उसकी स्पीड कितनी है जी हाँ, पहुंच जाइए, स्पीड कितनी है जी हाँ x, ओके। आई बात समझ में कि नहीं है, तो t इज इक्वल टू आ गया इतना, ओके। अब हम लेंगे यहाँ पे केस 2, क्या लेंगे यहाँ से, केस 2। अब देखिए केस 2 में देखिए क्या हो जाएगा, देखिए अब केस 2 हम जो लेंगे वो क्या किसके लेंगे, इन दोनों के लिए, ठीक है ना। अब उसकी स्पीड जो टाइम है वो बढ़ गया, टाइम कितना हो गया, टाइम के प्लेस पे हो जाएगा t+3, ओके ठीक है, इक्वल टू ठीक है। अब उसकी डिस्टेंस तो कभी चेंज ही नहीं होती, डिस्टेंस तो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, आपका स्कूल थोड़ी ना आगे बढ़ जाएगा, स्कूल तो वहीं पे रहेगा, आपका टाइम और स्पीड चेंज हो सकती है, ठीक है। अब नीचे क्या है, स्पीड, तो टाइम था इतना, मोर टाइम, तो स्पीड का कनेक्शन किससे है जी हाँ, स्पीड का कनेक्शन है 4 इससे x-8 से, समझ रहे ना। पहले जब हमने टाइम t लिया तो हमें स्पीड कितनी लेनी पड़ी, स्पीड लेनी पड़ी x, अब हमने टाइम कितना लिया, टाइम लिया t+3, तो हमें स्पीड कितनी लेनी पड़ेगी, x-8। ये बात आपको समझना जरूरी है। तो केस फर्स्ट और केस सेकंड हमें मिल चुके हैं, इन दोनों को हम सॉल्व करने वाले हैं, तो जिसको उतारना उतार लीजिए, मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा, ओके। देखिए हमारा केस फर्स्ट और केस सेकंड आ चुका है। अब हम देखिए इसी को सॉल्व करेंगे। हमने क्या करा, केस सेकंड को हमने ले लिया 1, इक्वेशन नंबर 1 हमने किसे ले लिया, केस सेकंड को ले लिया, ओके। अब देखिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी मिली थी हमें जी, मिली थी 480 यानी कि 480/x। जो टी की वैल्यू है वो हम यहाँ पे रख देंगे, समझ रहे ना। यहाँ पे रखने के बाद क्या होगा कि ये वैल्यू x में है तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे भी x आ जाएगा, जिससे कि पूरी इक्वेशन x में कन्वर्ट हो जाएगी और हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। हमको यही करना होता है। आइए मैं आपको थोड़ा डिटेल में और समझाऊंगा इस चीज को। देखिए हम क्या करेंगे, पुटिंग इन यहाँ लिख दीजिए, पुटिंग इन 1 इक्वेशन 1, यानी कि देखिए मैंने यहाँ टी के इसी वाली लाइन में लिखा है, तो आपको क्वेश्चन में पेपर में इसी तरीके से लिखना है, ज़्यादा थ्योरी व्योरी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, जैसे मैं करवाऊँ वैसे ही करना है, ज़्यादा झंझट नहीं करना है माइंड पे। आई बात समझ में, नंबर पूरे मिलेंगे। आप देखिए क्या करेंगे, हम जो टी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस प्लेस पे, ओके। मैं ये जो इक्वेशन है वो यहाँ पे लिखे ले रहा हूँ, t+3 इज इक्वल टू 480/x-8, ओके। अब जो t की वैल्यू वो कितनी है, 480/x, तो इस t के प्लेस पे 480/x। आई बात समझ में, इस t के प्लेस पे मैंने क्या लिखा है, 480/x यहाँ से, फिर प्लस ठीक है, फिर 3 प्लस ठीक है, प्लस और 3, ओके, फिर इक्वल टू ठीक है। अब 480 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखे रहने दीजिए, x-8 बस इस t के प्लेस मैंने वैल्यू रखी और कुछ भी चेंज नहीं कर। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ भी नहीं है, अब 3 थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ कि थोड़ा इजी हो जाए, ओके। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको अलग सॉल्व कर ले, इसे अलग सॉल्व कर ले, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। एक और तरीका है, हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे मैंने लगा लिया 1, हम एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम आपने अच्छे से पढ़ा होगा, x और 1 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, x और 1 नीचे वालों की मल्टीप्लाई, x की 1 से मल्टीप्लाई, जी हाँ x, क्लियर ना। अब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 480 से, तो 1 की 480 से मल्टीप्लाई, जी हाँ कितना होता है 480, ये तो रटा हो गया आपके लिए, प्लस x की 3 से 3x। हमने क्या करा यहाँ पे समझिए, x की 1 से मल्टीप्लाई x हो गई और 1 की 480 से क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो गई, फिर प्लस था प्लस लगा ले, x की 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई 3x, ओके, इक्वल टू में कितना है 480/x-8, ओके। अब हम देखिए क्या करेंगे, अब हम इसको अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, तो x की जब इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 480x, भाई x की 480 से मल्टीप्लाई, 480x ही तो होता है, क्योंकि x और 480 कभी आपस में मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाते हैं, तो दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं बस, फिर इक्वल टू लगा दिया। अब हम इसकी x-8 की इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे, तो जो x-8 है मैंने ऐसे लिख लिया, ओके, फिर मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट खींचा और इस इक्वेशन को लिख लिया। अब हम एक एक करके अंदर भेजेंगे। आपकी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है ना बात, ओके, इतना समझ में आ गया। इसकी इससे कराए, ये हो गई ये, और इसकी जब इससे कराएंगे तो कराई नहीं है अभी तक, मैंने इसको यहाँ लिख लिया, फिर ब्रैकेट लगाया, इसको यहाँ लिख लिया, ओके। अब जो 480x है वो ऐसे लिखा हुआ है, इसको कोई चेंजेस नहीं, इक्वल टू में कोई चेंजेस नहीं। अब देखिए x पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करेगा, पहले x इससे करेगा फिर x इससे करेगा, तो पहले x करेगा 480 से, तो 480x, ठीक है। अब x करेगा 3x से, तो 3x²। अब x स्क्वायर समझ में आया कि नहीं आया, देखिए 3 तो ऐसे का ऐसा ही है, x जब 3x से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 ऐसे का ऐसे ही है, लेकिन x की जो मल्टीप्लाई x² होती है, मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था, 1 पावर 1 1
2 और जो x है वो ऐसे ही लिखा रहता है, x ऐसे लिखा है और 1 ऐड हो जाते हैं तो 1 1 2 हो गया, मल्टीप्लाई लगी ना तभी ऐड हुआ है, याद रखिएगा, मैंने कई बार समझाया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x से इससे मल्टीप्लाई कर लिया, x से इससे मल्टीप्लाई कर लिया, अब माइनस का 8 पहले 480 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 8 जब 480 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ क्या लगा है माइनस, तो मैंने क्या लगा दिया जी हाँ माइनस। अब जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 8 की पहले 0 से तो 0 हो गई, 8 की 8 से तो 8 8 जा 64 तो 4 कैरी 6, 8 8 4 जा 32 और 6 कितना होता है जी हाँ होता है 38। ओके, अब माइनस का 8 करेगा प्लस के 3x है तो माइनस और प्लस जी हाँ माइनस और 8 3 जा 24 और जो x है वो हमने ऐसे ही लगा दिया। आपके पास समझ में आई कि नहीं आई? पहले x की इन दोनों से कराई, ये है, फिर -8 की पर इससे कराई, फिर -8 की इससे कराई, वो है ये। साइन का याद रखिएगा, माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं होना। अब हमने अच्छे से ये चीज़ पढ़ी है कि हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को उस साइड ढकेल देंगे, ठीक है ना, या तो उस साइड इसको ढकेल दो या तो इससे यहीं रहने दो, इससे इधर ले आओ। तो मेरा तो यही मानना है कि इसे मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, जो ये पूरी इक्वेशन है देखिए ये मैं ऐसे लिखे दे रहा हूँ, 480x ये वाला, फिर प्लस का 3x² ये वाला, ठीक है, फिर माइनस का ये वाला, सब सही है बढ़िया, फिर माइनस का ये वाला, फिर 24x। अब ये जो है इधर चला गया यहाँ पे तो माइनस का, भाई प्लस का है ना, इधर जाएगा इक्वल टू के तो माइनस का हो जाएगा, हमने पढ़ रखा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। अब इक्वल टू के इधर क्या बचा, इक्वल टू के इधर क्या बचा जी हाँ बचा 0, जब इधर से ये इधर चला गया तो यहाँ पे 0 बचा। अब देखिए माइनस का 480 और प्लस का इसके आगे क्या लगा 480 का, इक्वल टू नहीं, इक्वल टू के पहले प्लस भी लगा हुआ है तो ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस का और ये माइनस का, बचा क्या यहाँ पे 3x², ठीक है, फिर माइनस का 24x। आप चाहो पहले ये लिख लो, लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे इसे, पहले x² वाला, फिर x वाला, फिर बिना x वाला, फिर x वाला 24x, फिर माइनस का ये वाला। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है ना? पहले हमने ये लिखा, फिर हमने ये लिखा और फिर हमने ये लिखा। याद रखिएगा जब इक्वल टू के इधर उधर भेजते हैं तभी साइन चेंज होंगे, ऐसा मत कर देना कि मैंने यहाँ लिखा फिर मैंने इसको यहाँ लिख लिया तो मैं यहाँ माइनस से प्लस कर दूं, नहीं, इक्वल टू का इधर उधर होगा तभी साइन चेंज होगा, वरना साइन नहीं चेंज होगा। जैसे इक्वल टू के इधर गया, इक्वल टू के इधर था ना, इक्वल टू के इधर गया तब इसने प्लस से क्या कर दिया माइनस, ये प्लस लगा होता है इसके आगे, दिखता नहीं है लेकिन लगा होता है, ठीक है ना। अब देखिए इक्वल टू के इधर 0 लगा है तो मैं 0 इधर लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख सकते हैं 0 इस यहाँ की बजाय यहाँ भी लिख सकते हैं। तो यही देखिए आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना, 8 4 12 13। आप यहाँ से 3 कॉमन भी ले सकते हैं। देखिए आपको एक और शॉर्टकट बताऊँ, यहीं पे भी आंसर सही है, बिल्कुल सही है, पूरे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल एक नंबर नहीं कटेगा। लेकिन आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ, अभी जब मैं आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करवाऊंगा तब क्या होगा ना, थोड़ा इसको ईजी बना देंगे। देखिए हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से देखिए 3 कॉमन ले लिया। देखिए कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, क्या होता है डिवाइड करना, तो हमने इसमें 3 से डिवाइड कर दिया तो जब नीचे 3 आ जाएगा इस तरीके से, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा x², फिर माइनस, इसमें भी देखिए 3 आ जाएगा, जब 3 से जाएगा 3 8 जा तो 8x, फिर माइनस, अब जब इसमें 3 आ जाएगा तो 3 से काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 तो 0, कितना बचा ये 1180 इक्वल टू में 0, ठीक है ना। इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो 3 है वो कहाँ चला जाएगा 0 के नीचे, तो x² माइनस का 8x माइनस का 1180 इक्वल टू, अब जो 3 जाएगा 0 के नीचे जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 0/3 कितना होता है, जब 0/3 होता है 0 तो रहेगा 0, यही है इसका आंसर। इस इक्वेशन को सॉल्व करना मैं अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा, बने रहिएगा, ठीक है ना। देख लेना आपने, तो हमारा आखिरी क्वेश्चन खत्म होता है। ओके, अगर मेरे द्वारा समझाई गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 आपको अच्छी लगी हो, समझ में आ गई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है, प्लीज़ कर लेना यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।